नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी। जी। डोनाल्ड ट्रंप और 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार। मतलब ट्रंप इस पुरस्कार को पाने के लिए बहुत उत्सुक नजर आ रहे थे, पर आखिर में ये उन्हें मिला नहीं। जी हाँ, और इस उत्सुकता के पीछे कई वजह हैं, कई परतें हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर ट्रांसक्रिप्ट दिखाता है कि ट्रंप ने सिर्फ इच्छा ही नहीं जताई, बल्कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इसके लिए एक तरह का माहौल भी बनाया। बिल्कुल, मैंने भी देखा। वो लगातार ऐसी पोस्ट शेयर कर रहे थे जो लगे कि हाँ, उनकी दावेदारी मजबूत है। हाँ, जैसे एक पोस्ट में तो उन्होंने किसी जैश समूह के हवाले से लिखा था कि भाई पुरस्कार का नाम ही बदलकर ट्रंप प्राइज कर देना चाहिए। सुनने में शायद ये बढ़ा चढ़ा कर लगे, लेकिन उनकी सीरियसनेस पता चलती है। सही कहा। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने वो जेरूसलम पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था ना, हाँ। जिसमें हमास इजराइल के बीच जो बंदी रिहाई डील हुई उसका क्रेडिट सीधे सीधे ट्रंप को दिया जा रहा था। कमाल है, जबकि वो तो उस समय पद पर भी नहीं थे। बिल्कुल। और इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट में एक ओपिनियन पीस छपा था, वो भी शेयर किया। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें लेखक ने तर्क दिया था कि ट्रंप ही नोबेल शांति पुरस्कार के असली हकदार हैं। तो ये सब, मतलब ये सारी कवायद क्यों? आज की इस खास बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जी, कि ट्रंप के लिए ये पुरस्कार इतना मायने क्यों रखता था, उन्हें ये क्यों नहीं मिला, असल में विनर कौन है और उनके चुने जाने का क्या मतलब है, और सबसे जरूरी इसके पीछे के जो जियोपॉलिटिकल एंगल है वो क्या इशारा करते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये जो जुनून था ट्रंप का, इसकी जड़ क्या थी? ये अवार्ड उनके लिए इतना अहम क्यों था? देखिए, इसके कई कारण दिखते हैं, लेकिन जो सोर्स है वो दो मुख्य बातों पे जोर देता है। पहला, अपनी विरासत, मतलब लेगेसी, उसको स्थापित करने की एक तीव्र इच्छा। हाँ, वो तो हर नेता चाहता है। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि इतिहास उन्हें अच्छे कामों के लिए याद रखे, और नोबेल शांति पुरस्कार तो दुनिया भर में इसकी एक बहुत बड़ी पहचान मानी जाती है। और दूसरा कारण, वो शायद ज्यादा पर्सनल था, बराक ओबामा से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, ओबामा को याद है 2009 में मिला था। हाँ, राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद। जी, सिर्फ 9 महीने बाद। और ट्रंप इस बात को लेकर हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं कि ओबामा को ये पुरस्कार बिना कुछ खास किए ही मिल गया। हाँ, वो ओबामा को अक्सर कहते थे कि वो अमेरिका के लिए डिजास्टर थे, एक खराब राष्ट्रपति। बिल्कुल। हालांकि उनकी नजर में सबसे खराब तो जो बाइडेन है, पर ओबामा के लिए भी वो यही कहते थे। तो क्या ये एक तरह की बराबरी करने की कोशिश थी? ट्रंप का ये कहना था कि मैंने तो शांति के लिए ओबामा से कहीं ज्यादा काम किया है। हाँ, दावा तो यही था। वो अक्सर कहते थे कि मैंने कई युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन नाम नहीं बता पाते थे। हाँ, जब उनसे पूछा जाता कि कौन से देश, तो वो अक्सर टाल जाते या साफ जवाब नहीं दे पाते थे। पर उनका मैसेज क्लियर था, अगर ओबामा को मिल सकता है तो मैं तो उनसे कहीं ज्यादा योग्य हूँ। इसमें एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल पहलू भी है जिसका जिक्र है सोर्स में। कौन सा? कि ओबामा ने सालों पहले, राष्ट्रपति बनने से भी पहले, एक कॉमेडी शो था ना, सैटरडे नाइट लाइव। हाँ, SNL। उसके एक स्किट में ट्रंप का मजाक उड़ाया था कि ये कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। ओहो, अच्छा। हाँ, ये बात सही है। और जब ट्रंप 2016 में राष्ट्रपति बने तो कई लोगों ने इसे ओबामा के उस मजाक का जवाब माना था। तो राष्ट्रपति बनकर बराबरी तो हो गई। हाँ, पर शायद उनके मन में नोबेल पुरस्कार को लेकर भी वही बराबरी की भावना थी। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बल्कि एक पर्सनल विक्ट्री, ओबामा पर एक और जीत हासिल करने का जरिया बन गया था। ये वाकई में दिलचस्प है कि कैसे ये पर्सनल महत्वाकांक्षाएं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर असर डाल सकती हैं। क्या ये इच्छा अमेरिकी विदेश नीति को भी प्रभावित कर रही थी? सोर्स तो यही बताता है कि ऐसा लग रहा था। कई ग्लोबल लीडर्स ने शायद ट्रंप को खुश करने के लिए या फिर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए उन्होंने पब्लिकली कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। ये एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया था। इसके कुछ उदाहरण हैं? कौन थे ये नेता? हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री थे इमरान खान। अच्छा। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपने भाषण में कहा था कि ट्रंप को कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की कोशिशों के लिए नोबेल मिलना चाहिए। इसी तरह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो मतलब हद ही कर दी थी। उन्होंने क्या किया? नेतन्याहू ने ट्विटर पर, जो अब एक्स है, एक AI से बनी तस्वीर पोस्ट की। AI से बनी तस्वीर? हाँ, उस तस्वीर में वो ट्रंप को एक बहुत बड़ा सा, मतलब मजाकिया सा दिखने वाला नोबेल पुरस्कार का मेडल देते हुए नजर आ रहे थे। अरे बाप रे। और साथ में कैप्शन था,
गिव डोनाल्ड ट्रंप द नोबेल पीस प्राइज। ये सब इतना बनावटी लग रहा था कि इसे डिप्लोमेसी कम और चापलूसी ज्यादा कहा जा सकता है। लेकिन क्या सारे बड़े नेता इसी दौड़ में शामिल थे? सोर्स में ये भी है कि शुरू में कुछ बड़े नाम इससे दूर रहे। हाँ, ये भी जानना जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम से कम पब्लिकली ट्रंप की नोबेल दावेदारी का सीधे तौर पर समर्थन नहीं किया था। उनके अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स और समीकरण थे। अच्छा, लेकिन फिर एक अनपेक्षित समर्थन आया। किसका? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन ने एक बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुश्किल इंटरनेशनल संकटों को हल करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं और वो नोबेल शांति पुरस्कार के योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं। पुतिन का समर्थन, ये तो उस समय के माहौल को देखते हुए, मतलब यूक्रेन युद्ध और अमेरिका में रूस विरोधी भावनाएं, ये तो काफी विस्फोटक रहा होगा। निश्चित रूप से। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ट्रंप की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने क्या कहा? ट्रंप ने पुतिन के बयान का इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया और साथ में लिखा, थैंक यू प्रेसिडेंट पुतिन। क्या? ये तो वाकई हैरान करने वाला है। सोर्स में इसकी तुलना एक ऐसी सिचुएशन से की गई है जैसे कोई भारतीय प्रधानमंत्री किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पब्लिक तारीफ पर उसे धन्यवाद कह दे। बिल्कुल। ये पॉलिटिकली कितना रिस्की कदम था। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ट्रंप इस पुरस्कार के लिए कितने ज्यादा आतुर थे कि वो जो स्थापित डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं और जो घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलताएं हैं उनको भी नजरअंदाज करने को तैयार थे। हाँ। और ये उन वेस्टर्न मीडिया की आलोचनाओं को भी बल देता है जो कह रही थी कि ट्रंप की पर्सनल इच्छाएं अमेरिकी विदेश नीति पर हावी हो रही हैं। इस आलोचना पे हम आएंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला आखिर? 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता हैं मारिया कोरिना मशाडो, उनको दिया गया। मारिया कोरिना मशाडो। जी। मशाडो लंबे समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सत्तावादी शासन के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं और वहां लोकतंत्र बहाली की एक प्रमुख आवाज है। और नोबेल समिति ने अपने इस चुनाव के पीछे क्या तर्क दिया? क्या उनके बयान में कोई खास संदेश था? नोबेल समिति का बयान काफी सोचने लायक था। उन्होंने कहा, आज के समय में जब दुनिया भर में सत्तावादी ताकतें बढ़ रही हैं, उन व्यक्तियों और समूहों का समर्थन करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बुनियादी मानवाधिकारों के लिए लड़ते हैं। जो गंभीर व्यक्तिगत जोखिमों और खतरों के बावजूद चुप रहने से इनकार करते हैं और सच बोलने का साहस दिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मतलब फ्रीडम मस्ट नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। स्वतंत्रता को कभी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये एक पावरफुल मैसेज है। कई ऑनलाइन कमेंटेटर्स ने इसे सिर्फ मशाडो की तारीफ नहीं बल्कि ट्रंप जैसे नेताओं के स्टाइल पर एक इनडायरेक्ट कमेंट के तौर पर भी देखा। हाँ, जो अक्सर स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्वतंत्र प्रेस पर सवाल उठाते रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि नोबेल समिति नॉर्वे सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र है और अपने फैसले खुद लेती है। हाँ, स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। समिति की स्वतंत्रता पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ एक और एंगल सामने आता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है जियोपॉलिटिकल एंगल, खासकर अमेरिकी हितों पर। आपका मतलब है कि भले ही ये पुरस्कार ट्रंप की पर्सनल हार थी, लेकिन जो विनर हैं उनका चुनाव अमेरिका के बड़े जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों के हिसाब से सही बैठता है। ये कैसे? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण एनालिसिस है जो सोर्स में उभरता है। देखिए, अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला में निकोलस मदुरो के शासन का विरोधी रहा है। हाँ, ये तो है। मदुरो पर चुनाव में धांधली, मानवाधिकारों के हनन और देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने के आरोप हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और मदुरो पर सत्ता छोड़ने का दबाव बनाया हुआ है। सोर्स में तो अमेरिकी मिलिट्री घेराव जैसी कार्रवाइयों का भी जिक्र है। तो मारिया कोरिना मशाडो, जो मादुरो की सबसे प्रमुख और शायद सबसे लोकप्रिय प्रतिद्वंदी हैं, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से क्या हासिल होता है अमेरिका को? इससे इंटरनेशनल लेवल पर मादुरो विरोधी विपक्ष को जबरदस्त नैतिक बल और लेजिटिमेसी मिलती है। मशाडो का कद ग्लोबल स्टेज पर बढ़ जाता है। अच्छा। और ये अमेरिका की उस कथित स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है जिसके तहत वो सत्तावादी शासनों के विरोधी नेताओं को, जैसे पहले ईरान, म्यांमार या बेलारूस के मामलों में देखा गया, ऐसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित करवाकर उन्हें मजबूत करता है। और इसी से जुड़ी है वो डीप स्टेट वाली थ्योरी जिसका जिक्र है सोर्स में,
ये क्या है और इसका यहाँ क्या कनेक्शन है? हाँ, डीप स्टेट एक कंट्रोवर्शियल शब्द है। इसका इस्तेमाल अक्सर सरकार की जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का वो हिस्सा हाँ। जो माना जाता है कि वो चुनी हुई पॉलिटिकल लीडरशिप से आज़ाद होकर या कभी-कभी उसके खिलाफ भी अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट साधता है। तो सोर्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुछ एनालिस्ट का मानना है कि भले ही ट्रंप को अवार्ड ना मिलना उनकी पर्सनल हार हो, लेकिन अमेरिकी डीप स्टेट के लिए मशाडो का जीतना एक स्ट्रैटेजिक सक्सेस है। कैसे? इस तर्क के अनुसार डीप स्टेट को ट्रंप की पर्सनल लेगेसी या ओबामा से उनकी बराबरी की होड़ से कोई लेना देना नहीं है। उनका मुख्य लक्ष्य वेनेजुएला में मदुरो को कमजोर करना और सत्ता परिवर्तन के लिए जमीन तैयार करना है। अच्छा। मशाडो को नोबेल मिलने से भविष्य में अगर मादुरो को हटाया जाता है तो वेनेजुएला को लीड करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त नोबेल पुरस्कार विजेता नेता तैयार होगी। सोर्स में बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक नोबेल विजेता मुश्किल समय में अंतरिम भूमिका निभा सकता है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो ट्रंप भले ही व्यक्तिगत तौर पर निराश हुए हों, लेकिन जो नतीजा आया वो अमेरिकी विदेश नीति के स्थापित लक्ष्यों के हिसाब से काफी फायदेमंद रहा। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की राजनीति कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जहां पर्सनल एम्बिशन, नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल आइडियोलॉजीज का टकराव होता है। अब उस आलोचना पर लौटते हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया था। वेस्टर्न मीडिया ने ट्रंप के इस नोबेल जुनून को किस तरह देखा? कुछ बड़े वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स ने इसकी तीखी आलोचना की। सोर्स में द अटलांटिक मैगजीन के एक आर्टिकल का जिक्र है जिसका टाइटल था ट्रूली मैडली डीपली। मतलब ये दिखाता है कि ट्रंप कितनी शिद्दत से ये पुरस्कार चाहते थे। आर्टिकल में तर्क दिया गया कि ये बेहद चिंता की बात है जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की विदेश नीति उसके नेता की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, खासकर एक पुरस्कार जीतने की इच्छा से चलने लगे। ये तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ जाता है। विदेश नीति तो राष्ट्रीय हितों पर आधारित होनी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के पर्सनल फायदे या ईगो पर। सही कहा। आलोचना यही थी कि ये रवैया किसी मैच्योर डेमोक्रेसी के बजाय एक मोनार्की या तानाशाही जैसा लगता है, जहां शासक की व्यक्तिगत इच्छा ही देश की नीति बन जाती है। हाँ। या उन्हें ट्रंप की तारीफ करने के लिए प्रेरित करने में हो रहा था, जो सत्ता का साफ साफ गलत इस्तेमाल था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस हद तक जुनूनी थे। जी। कैसे उन्होंने और कुछ दूसरे ग्लोबल लीडर्स ने इसके लिए एक तरह का इनडायरेक्ट कैंपेन चलाया। हमने भी समझा कि आखिर में उन्हें ये पुरस्कार क्यों नहीं मिला और नोबेल समिति का तर्क क्या था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ, हमने ये जाना कि कैसे जो वास्तविक विजेता है मारिया कोरेना मशाडो, उनका चयन ट्रंप की व्यक्तिगत हार के बावजूद अमेरिका के बड़े जियोपॉलिटिकल हितों के साथ गहराई से जुड़ा हो सकता है। बिल्कुल। ये पूरी कहानी हमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, राष्ट्रीय हित, वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बीच के जो जटिल और अक्सर धुंधले रिश्ते हैं, उनकी एक झलक देती है। जी। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो पूरा मामला है, जहां एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने की व्यक्तिगत इच्छा ने डिप्लोमैटिक बातचीत और पब्लिक बयानों को इस हद तक प्रभावित किया, ये आज के मीडिया युग में विश्व नेताओं के सामने जो पर्सनल लेगेसी बनाने और राष्ट्रीय हित साधने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है, उसके बारे में क्या कहता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये दोनों हमेशा टकराएंगे या भविष्य के नेता इस महीन रेखा पर चलना सीख सकते हैं? ये वाकई एक गंभीर प्रश्न है। तकनीक और मीडिया के इस दौर में नेताओं पर अपनी छवि बनाने का दबाव पहले से कहीं ज्यादा है। ऐसे में राष्ट्रीय कर्तव्य और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बीच सही बैलेंस बनाना एक लगातार चुनौती बनी रहेगी।